नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बजट का बैग खुलने वाला है, किसकी पूरी होगी आस, किसके लिए क्या निकलेगा खास। एक बार फिर लग रही है जयंत बाबू की क्लास, तो जोरदार तालियां हो जाए जयंत सिन्हा जी के लिए। हमारे साथ ये मौजूद हैं, मशहूर अर्थशास्त्री हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग प्रोफेसर हैं, लेकिन यहाँ ये हमें बारीकी से और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझाएंगे पूरी बजट की एबीसीडी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश के साथ। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर बार की तरह इस बार भी मैं यही कहूंगी कि आप जिस तरीके से एक क्लास लगाते हैं, खास बात यह है कि सबकी समझ में आना चाहिए। जो बजट सबको लगता है कि एक बहुत बड़ा हवा है, समझ में नहीं आता है, इतने सारे उसमें आंकड़े होते हैं कि कई बार सर के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन जयंत जी की खासियत यही है कि वो बहुत ही आपको आसानी से और यूं कहें कि एबीसीडी इस तरीके से समझाते हैं कि हर एक वर्ग को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या फिर लोअर क्लास हो, सबकी समझ में बजट आना चाहिए। हमने आपको शुरुआत में बताया कि कैसे मध्यम वर्ग को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जयंत जी ने बताया कि मध्यम वर्ग को जानने और समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। लेकिन आज हम जयंत जी से जानेंगे कि आखिरकार बजट का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या और कितना बड़ा योगदान है। जयंत जी। बिल्कुल आपने सही कहा नेहा जी कि हम लोगों को जो बजट है और जो अर्थव्यवस्था है वो सबको एकदम सरल तरीके से समझाना जरूरी है, क्योंकि जब भी सरकार नीतियां बनाती है, बजट बनाती है, तो पूरे देश के लिए बनाती है, पूरी जनता के लिए बनाती है। तो इसलिए जनता को भी समझना जरूरी है, जनता को भी एहसास होना जरूरी है कि बजट को किस तरीके से उनके लिए बनाया जा रहा है। तो इसलिए अगर हम लोगों को बजट को समझना है और बजट का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है इसको समझना है, तो हमें पहले जो है अर्थव्यवस्था को समझना होगा, कितनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है और अगर विश्व में तो और सब जो अर्थव्यवस्थाएं जो है उनके साथ हम लोगों को तुलनात्मक तौर पे समझना चाहिए। तुलनात्मक एक ग्राफिक्स यहाँ पर दिखा देते हैं कि कहाँ पर भारत स्टैंड करता है, कहाँ पर भारत की पोजीशन है इन टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के हिसाब से। और जीडीपी जो है वो ट्रिलियन डॉलर में यहाँ पर दी गई है। तो जयंत जी आपको समझाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये ट्रिलियन डॉलर्स में दिखाई गई है नेहा जी। और इसमें समझना जरूरी है कि आज विश्व में सबसे टॉप इकोनॉमी, जो एकदम टॉप पे अर्थव्यवस्था है, वो अमेरिका की है, जो करीब 30 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उसके बाद चीन है जो 20 ट्रिलियन डॉलर है, फिर जर्मनी और जापान, और फिर आता है भारत, ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। ये भारत की आज के समय अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छी बात यह है कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 2 या 3% के ग्रोथ रेट पे है, चीन की 4-5% पे है, जर्मनी और जापान की और कम दर से बढ़ रही है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो है बड़े तेजी से वो बढ़ रही है और आज हम लोगों का अनुमान है कि वो 6 से 7% हम लोगों का ग्रोथ रेट है। और इसलिए जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था आज 4.27 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास होने वाली है, ये बढ़ते बढ़ते और बड़े तेजी से बढ़ेगी और एक विकसित भारत का भी हम लोग इस तरीके से निर्माण कर पाएंगे। तो ये तो हम यहाँ पर काफी नीचे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, लेकिन एक जो आंकड़े हैं जो अगली स्लाइड में हम आपको दिखाने वाले हैं, 5वें नंबर पे है नेहा जी, 5वें नंबर में हम टॉप पर जैसे आते मैंने हैं। बताया एकदम टॉप पे हम लोग। लेकिन ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जनसंख्या का मामला है। इसमें भारत का जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है। तो ये लगभग 145.8 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान की, और इस लिहाज से अगर टॉप 10 में भारत का सबसे पहला स्थान है। अब इसे जैन जी एक तरीके से कहते हैं प्रेशर ऑन द इकोनॉमी और प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं, लेकिन माउथ टू फीड यानी कि जो पूर्ति करने वाले लोग हैं, जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, उसका प्रेशर लगातार इकोनॉमी पर दिखता है। तो अगर हम लोगों को समझना है कि अर्थव्यवस्था कैसे कर रही है, और अभी हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था आज के समय विश्व में 5वें नंबर पे, आज हम लोग 5वें नंबर पे हैं, करीब 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे। लेकिन जब हम लोग आबादी की बात करें, आबादी की जब हम लोग बात करें, तो आज हम लोग नंबर 1 है विश्व में। भारत की आबादी आज के समय लगभग 145 करोड़ है, 145 करोड़। और उसके बाद चीन की आबादी है 144 करोड़, फिर हम लोगों की अमेरिका है,
फिर हम लोग इंडोनेशिया देखते हैं। ये सब विश्व के सबसे बड़े बड़े देश हैं, लेकिन आज के समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आबादी भारत की है, 145-146 करोड़ की है। ये हम लोगों का आज के समय पोजीशन है अगर हम लोग आबादी को देखें। तो पहले हमने जीडीपी की बात की, फिर हम लोगों ने पॉपुलेशन की बात की, आबादी की बात की। अब जरूरी है समझना कि हम लोगों का जीडीपी पर कैपिटा कितना है। तो ये तो बात हो गई जीडीपी की और साथ ही जनसंख्या की। अब बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति सालाना आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, जो कि हमें 6 देशों में सबसे आखिर स्थान पर रखती है। अब यहाँ पर डॉलर्स में भी प्रति व्यक्ति इनकम हिंदुस्तान की हम दिखा रहे हैं आपको। इसको एक बार मैं जयंत जी के लिहाज से समझना चाहूंगी। तो जयंत जी ये बताइए कि जो पर कैपिटा इनकम है, इसका किस तरीके से प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होता है? तो नेहा जी, पहली बात तो ये कि ये डॉलर्स में है। जब हम लोग कह रहे हैं कि भारत की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो करीब $2400 है, इसको आप करीब 88 रुपीज से मल्टीप्लाई करिएगा, तब आपको पता चलेगा पर कैपिटा लाख रुपए में कितना हम लोगों का है। वो हम लोग देख सकते हैं, वो करीब 2-2.5 लाख रुपए पर कैपिटा हम लोगों की जीडीपी है। और जीडीपी का मतलब है उत्पादन, कितने हम लोगों के अर्थव्यवस्था के द्वारा उत्पादन हो रहा है। और इसमें अगर उत्पादन देखें तो हम लोग करीब $2400 का हर व्यक्ति जो भारत में है वो उत्पादन कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसका जो है मुकाबला अमेरिका के साथ करें, अमेरिका में हर कोई व्यक्ति जो है उसका उत्पादन आज के समय करीब $75,000 है। यानी अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो आम व्यक्ति हिंदुस्तान में करीब $2400 का उत्पादन कर रहा है, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो करीब $75,000 का डॉलर कर रहे हैं, का उत्पादन कर रहे हैं। और इसलिए जैसे हम लोगों ने कहा वहां करीब 35 करोड़ लोग हैं, 35 करोड़ लोग जो हैं उनका उत्पादन करीब $30 ट्रिलियन है। तो आप देख रहे हैं पर हेड, यानी हर व्यक्ति का उत्पादन कितने उच्च श्रेणी में है कि आज उनका जीडीपी पर कैपिटा इतना बढ़ा हुआ है। और उसके बाद अगर आप चीन को देखें तो चीन भी हम लोगों से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा उनका उत्पादन है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर मजदूर, हर किसान चीन में आज के समय हम लोगों से 5-6 गुना ज्यादा उत्पादन कर रहा है। और इसलिए उन लोगों का जीडीपी पर कैपिटा भी हम लोगों से आबादी बहुत तकरीबन समान है दोनों देशों की। चीन और भारत लगभग सिमिलर आबादी है दोनों देशों की। पर नेहा जी, इसमें समझना बहुत जरूरी है, आबादी लगभग एक ही जैसी है। हम लोग 146 करोड़ के आसपास हैं, वो लोग 144 करोड़ के आसपास है, लेकिन उनका उत्पादन, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 या 6 गुना ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हर व्यक्ति का उत्पादन इतना ज्यादा है। ये समझना बहुत जरूरी है अगर हमें अर्थव्यवस्था और बजट का प्रभाव हमें समझना है। बिल्कुल। और बजट का प्रभाव दरअसल साल में जयंत बाबू हमें समझाने आते हैं और इसी आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं कि आखिरकार अर्थव्यवस्था को हम किस नजरिए, किस चश्मे से देखें ताकि उसका सरलीकरण भी हो सके और वो हमें आसानी से समझ में आए। तो कुछ सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। आप में से कोई सवाल जयंत जी से करना चाहते हैं, प्लीज। सर, मेरा सवाल ये है कि बाजार में मांग गिरने की वजह क्या है? बाजार में मांग गिरने की वजह जो है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी जिस पे चर्चा की, इस बार भी हम दोहराएंगे। 3 कारण हैं। 3 कारण ये हैं कि पहली बात तो महंगाई का दर थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो हम लोग उसको 4% रखना चाहते हैं, लेकिन 5-6% के बीच में चल रहा है। तो महंगाई के कारण लोग खर्चे कम कर पा रहे हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा मामला ये है कि जो रोजगार में नए लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स आए मार्केट में, फ्रेशर्स को नौकरी मिली, अच्छी तरीके से नौकरी मिली, अगर उसमें तेजी आएगी, उसमें प्रगति आएगी, तब खर्चा होगा, क्योंकि उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलेंगे। और तीसरा कारण आपको मालूम होगा कि हमने पिछले बार कहा था कि जो आईटी में जो फ्रेशर्स हैं उनको 10 साल पहले 3.5 लाख की आमदनी मिल रही थी, अभी भी 3.5 लाख की आमदनी मिल रही है 10 साल बाद। तो जो वेज ग्रोथ होता है, यानी आमदनी में जो तरक्की होनी चाहिए, वो तरक्की जिस तेजी से होनी चाहिए वो तरक्की अभी नहीं हो पाई है। और इसलिए आप जाकर खर्चे ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, कंजम्पशन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जैसे आपको लगे कि मेरी जेब खुल गई है, मेरे पास बहुत साधन है, मैं आराम से खर्चे कर सकता हूं। किसी को कोई और सवाल यहाँ पर जयंत जी से, प्लीज। जैन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सरकार ने दोनों पार्लियामेंट में कहा था कि जो पेट्रोल डीजल है, सीएनजी है, जो फ्यूल्स है इंडिया के, वो हम इसको जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे।
पर आज तक वो बोल रहे हैं सिर्फ जल्द से जल्द ही लाएंगे। वो जल्द कब आएगा हम ये जानना चाहते हैं। बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा और कोशिश यही रही है कि जो हमारे पेट्रोल डीजल और सब जो और फ्यूल्स हैं उनको भी जीएसटी में लाएं, लेकिन जीएसटी है और जीएसटी काउंसिल जो है इसमें एक भागीदारी होनी चाहिए और भागीदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी होती है। जब भागीदारी अच्छी होती है, सब लोग सहमत होते हैं, तब हम लोग इन सब नीतियों को अपना सकते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य सरकार हैं जो चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है वो लगाएं, केंद्र सरकार न लगाए। उसमें उनको लगता है कि उनकी अपनी स्वतंत्रता जैन जी, है, अगर अपनी आपको 2 आजादी है। सुझाव देने हो जीएसटी काउंसिल को तो आप क्या देंगे? मैं सुझाव ये दूंगा कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है कि इसको भी हम लोग जीएसटी में ले आएं, लेकिन उसमें सर्वसम्मति बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो है वो कंसेंसस पे चलता है, सर्वसम्मति पे चलता है, और वो हम लोगों को बनाना बहुत जरूरी और एक बार सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट पे आ जाते हैं, आपके जो सुझाव जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहें। सबसे पहला मेरा सुझाव तो ये है कि जो अर्थव्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं, आंकड़े जो हैं, इनको हम लोग स्थिर रखें, और इसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंने आप लोगों को चार्ट्स के माध्यम के द्वारा दिखाया कि कोविड के संकट के कारण कितना कुछ बदलाव आया, महंगाई बढ़ गई, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, और रोजगार के जो सृजन होने थे उतना नहीं हो पाया। तो इसलिए ऐसे ऐसे झटके आते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, विश्व में ऐसे ऐसे झटके आते हैं। इसलिए हम लोगों को स्टेबिलिटी मेंटेन करना, स्थिरता मेंटेन करना, ये सबसे जरूरी है, और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है और आगे भी करना चाहिए। दूसरा सुझाव? दूसरा, फिस्कल डेफिसिट जो है, वित्तीय जो घाटा है, जो आज के समय लगभग 5% है, इसको अगर हम लोग कम करें तो महंगाई का दर भी कम हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट और महंगाई के दर में बिल्कुल एकदम जुड़ाव है, बिल्कुल एकदम ये जुड़े हुए हैं। घाटा हम लोग कम करें, महंगाई का दर भी कम होगा। और महंगाई का दर क्यों बढ़ता है जब घाटा होता है? घाटा होता है तो सरकार भी बाजार में पैसे मांग रही होती है, आप भी कोशिश कर रहे होते हैं खर्चा करने का। तो जब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है बाजार पे, तो महंगाई भी बढ़ने लग जाती है, और इसलिए हम लोगों को फिस्कल डेफिसिट कम करना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे तो हम लोगों का महंगाई का दर भी कम होगा। चलिए तीसरे सुझाव की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सुझाव जैन जी का क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है इसको मैं निरंतर कहते आऊंगा नेहा जी, क्योंकि अगर एक हम लोगों के पास जादू की छड़ी है, अगर जादू की छड़ी है, हम नंबर लोगों 1 को, पर होना चाहिए था जैन जी। हाँ, ये नंबर 1 पे पर सुझाव होना तो चाहिए। चलिए, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी, स्थिरता भी बहुत जरूरी है, लेकिन जादू की अगर एक छड़ी है हम लोगों की अर्थव्यवस्था के लिए, तो वो है रोजगार। अगर लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी, वो खर्चा करेंगे, टैक्स का कलेक्शन होगा, फिस्कल डेफिसिट कम होगी, फिस्कल डेफिसिट कम होगी तो महंगाई का दर कम होगा, महंगाई कम महसूस होगी, आप और खर्चा करिएगा, और एक बहुत बढ़िया एक साइकिल बन जाता है। ये हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उस साइकिल को चालू कराने के लिए, उसको तेजी देने के लिए सबसे जरूरी है कि रोजगार का सृजन अच्छा हो, और इसलिए जो जो बहुत बढ़िया बढ़िया योजनाओं की घोषणा हुई है बजट में, इसे हम लोग जल्द से जल्द हम लोग लागू करें और धरातल पे उतारें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जैन जी। तो आज की क्लास का समापन जोरदार तालियों के साथ हो जाए, क्योंकि बहुत ही आसान और सरल तरीके से जैन जी यहाँ पर बताते हैं अपनी क्लास में कि कैसे हम बजट को और अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतना कठिन नहीं है जितना कि समझ में और दिखाई देता है। और आमतौर पर लोग इसे जानने और बूझने के लिए कई बार सोचते हैं कि कुछ ऐसा सरल तरीका हो जाए, और वही सरल तरीका हम आज तक के माध्यम से यहाँ पर जैन बाबू की क्लास में लेकर आए हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।